आदाब, हमारे मिसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। बात होगी बढ़ती हुई आबादी की। इस मुल्क की आबादी लगातार बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई आबादी पर सियासत भी लगातार हो रही है। हम दो, हमारे दो बच्चे, दो ही अच्छे, ये जो नारे हैं इनके ऊपर हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं इन नारों को, और इनके ऊपर कुछ लोग अमल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अब सियासत बहुत ज्यादा होने लग गई है और इस मसले के ऊपर धार्मिक लोग जो हैं, यानी मजहबी लोग हैं, वो भी आगे आ गए हैं। यानी मजहब भी आड़े आ रहा है, सियासत भी हो रही है। बहुत सारे सवाल उठेंगे। ये मसला मजहबी है, सियासी है या फिर सामाजिक मुद्दा है? ये क्या नफे नुकसान होते हैं आबादी बढ़ने के, और क्या कुछ इसके दूसरे पहलू हैं? इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। चार खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं। इनका तारुफ मैं करा दूं। मेरे साथ हैं सलीम मोहम्मद इंजीनियर साहब, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी हिंद, इस्तकबाल है सर आपका। और इनके अलावा हमारे साथ है फादर सुवरी मुथु शंकर साहब, स्पोक्स पर्सन है DCA, आपका इस्तकबाल है। और साथ ही मौजूद है केशव मुरारी दास जी। केशव मुरारी दास जी, आपका भी स्वागत करते हैं। आप प्रेसिडेंट हैं इस्कॉन के। और साथ ही मौजूद हैं एजाज अरशद काजमी साहब, मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप सबका इस्तकबाल करते हैं। और सलीम इंजीनियर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही, ये जो लगातार बातें होती हैं, ये बात सच है कि इस वक्त 1 अरब 32 करोड़ से ज्यादा आबादी इस मुल्क की हो गई है? ये कहीं ना कहीं फिक्र की बात जरूर होनी चाहिए। लेकिन इस मसले पर जब सियासत होने लगती है, जब नारे दिए जाने लगते हैं कि अब आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, पाबंदियां लगा दी जाती हैं, डराने की कोशिश की जाती है, ये मुद्दा दरअसल है क्या? ये सियासी है, सामाजिक है या मजहबी मसला है क्या ये? दरअसल इस वक्त तो ये मुद्दा मेरी निगाह में सियासत का ज़्यादा है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो इस मुल्क में नफ़रत की राजनीति करना चाहते हैं, जो समाज को धर्म के आधार पर बांटकर सत्ता तक पहुंच गए हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और जिन राज्यों में नहीं पहुंचे हैं वहां पहुंचना चाहते हैं, वो हर इलेक्शन के मौके पर ऐसे मुद्दे लाने की कोशिश करते हैं ताकि समाज का ध्रुवीकरण हो, समाज में बंटवारा हो और एन ब्लॉक वोट जो है उनको मिले। तो अभी ये जो मुद्दा उठाया गया है, ये समस्या और ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन अचानक इस मुद्दे का आ जाना, ऐसा लगता है कि कुछ लोग सियासतदान जो है बहुत चालाकी से नए नए मुद्दों की तलाश में हैं, और जब एक मुद्दा उनका फेल हो जाता है ध्रुवीकरण करने में और वोट बटोरने में, जब नाकामी उनको लगती है कि ये मुद्दा चला नहीं है, तो फिर वो दूसरे किसी मुद्दे की तलाश करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि इन सारे मुद्दों में ऐसा लगता है कि सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट करने का कुछ लोगों ने सोच रखा है, उठा रखा है। हाँ, और वो पूरा ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं, ऐसे बयान देते हैं, ऐसी मिसालें देते हैं, और यहाँ के समाज में एक तरह की नफरत फैलाते हैं, एक तरह का डर और खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ये देश ऐसा हो जाएगा। ये जो भय की राजनीति है, ये जो नफरत की राजनीति है, ये जो बंटवारे की जो राजनीति है, ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। अगर वाकई मसले कोई हैं तो उस पर संजीदगी से बात होनी चाहिए और उसका हल सबको मिलकर ढूंढना चाहिए। बिल्कुल। केशव मुरारी दास जी, क्या कहेंगे? जैसा सलीम इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि कुछ लोगों की जो है आदत हो गई है, वो एक मजहब का नाम लेकर के डराने की भी कोशिश करते हैं, उसके ऊपर सियासत भी करते हैं। ये सियासी मसला है या फिर आपको लगता है सामाजिक मुद्दा बहुत बड़ा है ये, चूंकि आबादी लगातार बढ़ रही है, अगर इस मसले पर बात हो तो उसको पॉजिटिव वे में भी लेना चाहिए? मुझे लगता है कि कई बारी जब इस प्रकार के इश्यूज उठते हैं तो इस तरह के क्रिटिक्स में एक समझदार व्यक्ति वही है जो उन क्रिटिक्स को बड़ी पॉजिटिवली ले और सोचे कि कहाँ कुछ गलत हो रहा है जी, और उसको ठीक करने की कोशिश करे। बिल्कुल ठीक। जैसे हम देखते हैं कि वैसे तो शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं मिलता कि कोई पाबंदी लगाई जाए या कुछ कंट्रोल किया जाए, लेकिन सही रास्ता क्या है फिर? सच में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कोई ना कोई नेता आज ये बोल रहे हैं, कोई दूसरा नेता आएगा वो बोलेगा। बिल्कुल सही। क्योंकि जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो वो कोशिश कर रहे हैं देश की डेवलपमेंट के लिए, जब वो उस टारगेट को पूरा करने जाते हैं तो पता चलता है कुछ करोड़ लोग और बढ़ गए, फिर कुछ और नई सुविधाएं डाली जाती हैं तो पता चलता है कुछ करोड़ और बढ़ गए। तो उनको लगता है कि कब तक भागना पड़ेगा, कब ये कंट्री जो अनडेवलप है ये डेवलप हो जाएगी। तो वो उस प्रयास से शायद इस तरह की बातें करते हो। लेकिन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये जो जनसंख्या ह्यूमन बींग्स की बढ़ रही है, शास्त्रों में तो लिखा है 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और इन 84 लाख प्रकार की योनियों में हर योनियों में संख्या बढ़ रही है। लेकिन हम देखते हैं किसी तरह की योनियों में जब संख्या बढ़ती है तो कंट्रोल भी नेचर करती है, या उस भगवान की, उस खुदा के निरीक्षण में ये चीजें ऊपर नीचे होती हैं। सुना है कई बार कि डायनासोर भी हुआ करते थे, अगर वो डायनासोर आज होते तो शायद कोई भी ना बचता।
तो इस तरह के जो सिस्टम्स हैं, इस तरह की जो पॉपुलेशंस हैं, हाँ। इसका कंट्रोल नेचर या भगवान की शक्तियां करती हैं। ये जब ह्यूमन बीइंग्स कोशिश करते हैं कुछ ऐसा करने का, तो उसके गलत तरीके से या उसको कंट्रोल करने की जब कोशिश करते हैं या जो दूसरे तरीकों से कोशिश की जाती है, तो वो ज़्यादा लाभकारी नहीं पहुंचता, उसके कुछ ना कुछ समय में दुष्परिणाम सामने आते हैं। फादर क्या कहेंगे, ये सियासी मुद्दा जो बन गया है, आपको लगता है कि सियासत में या फिर मजहब में इस मामले को नहीं उलझाना चाहिए, बल्कि इस मसले के ऊपर बहुत संजीदगी से बात करने की, गौर व फिक्र करने की जरूरत है? आपको लगता है कि सियासत जो है वो आ गई है, और वही अगर ये कोई सोच चल रही है ऐसी, या इस सोच को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो सियासी लोग आकर के उसके ऊपर ब्रेक लगा देते हैं? नहीं, मेरा कहना यही है कि हम पिछले 50-60 साल से हम यही बात करते आए हैं, जी। कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे कंट्रोल करें। हाँ। लेकिन कभी कोई भी नेता ये नहीं सोचते कि मुख्य कारण क्या है। ऐसे कहीं किसी राज्य में जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे तो जनसंख्या बिल्कुल कंट्रोल में है। तो मुख्य कारण यह है कि जहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है तो वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें पहचाना है कि कारण क्या है। बिल्कुल ठीक है। जब तक हम कारण नहीं बीमारी पहचानते का और पता लगाइए पहले, हाँ, तो सिम्टम्स डायग्नोज तो नहीं, कीजिए, हाँ, डायग्नोज इलाज बाद में कीजिए, होता symptoms रहेगा। पता है, फिर आप उसके लिए ख्याल ढूंढिए। नहीं कि बिल्कुल। इलेक्शन के टाइम या 10 साल में एक बार, या जब आप या जब आपका मन करे, प्लान जब आपका बनाते मन हैं, करे तो तब मन हाईलाइट होने का, तो वो गलत है। तो हमें, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम इस देश को विकास की ओर लेके जाना है, तो ये सब बहुत जरूरी है। ये कोई धर्म या उससे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि हर कोई समझता है कि अगर मान लीजिए एक छोटा सा परिवार, अगर माँ और बाप दोनों काम कर रहे हैं, तो उनको पता है कि कितने बच्चों को वो क्या कर सकते हैं, कितना उनको स्कूल में या उनको पढ़ा सकते हैं या अच्छे कपड़े दिला सकते हैं, उनको पता है। लेकिन उनको समझाने के लिए कम से कम जो बेसिक एजुकेशन है वो देना बहुत जरूरी है। एजाज अरशद कासमी साहब, ये जो मसला है ये वाकई बहुत ही मतलब संजीदा मसला बन गया है, और हम देख रहे हैं कि लगातार इसके ऊपर बहस छिड़ी हुई है। दो मरकजी वजीर जो हैं इसकी सपोर्ट में आ जाते हैं, और जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं वो भी कहती हैं कि हाँ, अगर ये कुछ दिन पहले ये बात कही होती तो मैं भी जो है इसको ज़रूर अपनाती इस मसले को। ये आपको लग रहा है कि सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बाकी लोग तो खामोश बैठे हुए हैं? देखिए, इसके कई पहलू हैं। मैंने जो जहाँ तक इसका जायज़ा लिया है, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि अब तक जो भी लोग इस मसले को उठाते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गैर संजीदा लोग रहे हैं, और हमेशा वो नफ़रत की सियासत पर यकीन रखने वाले लोग रहे हैं। इस मुल्क के संजीदा तबका को हमने कभी इस पर जो है डिबेट करते हुए नहीं देखा है। जहाँ तक वो इसकी बढ़ती आबादी का मसला है, उसका ताल्लुक इस्लाम से या मुसलमानों से जोड़कर देखने का मसला है, तो मुसलमानों की आबादी जो है बहुत तेज़ी में डाउन हुई है। आप देखें 2001 के जो आदादोशुमार है और 2011 के जो आदादोशुमार है, 5% के करीब कम हुआ है, बहुत तेजी में कम हुआ है। इसका मतलब ये कि मुसलमानों में भी अब धीरे धीरे जो है वो जो एक लिटरेसी रेशियो बढ़ा है या बेदारी बढ़ी है, तो उसमें किसी हद तक जो इस्लाम में जहाँ तक गुंजाइश है मनसूबाबंदी की, एक तो एक इस्लाम में कतन इसकी को हराम बिल्कुल करार नहीं दिया गया है, हस्बे ज़रूरत इसके जवाज का भी फतवा है जहाँ पर सेहत वगैरह का खतरा हो। एक तो ये होता है कि कते नस्ल, जहाँ पर बिल्कुल ही नस्बंदी कर दी जाए तो ये बिल्कुल हराम है। लेकिन उसकी दूसरी किस्म जो होता है कि मने हमल का होता है कि कुछ दिनों के लिए उसको रोका जा सकता है। इस्लाम में इसकी मुकम्मल गुंजाइश है और मनसूबाबंदी की जा सकती है। उस लिहाज से देखा जाए तो 2011 के आदादो शुमार में जो है मुसलमानों की आबादी बहुत हद तक जो है नीचे आई है। तीसरी बात मैं ये देख रहा हूँ कि यह आबादी कभी भी जो है किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए ख़तरा नहीं रही है। जहाँ तक जितनी ज़्यादा आबादी होती है, मार्केट का डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ता है। अब मार्केट का जब डिमांड बढ़ता है तो उस मार्केट के, उस कंट्री का डेवलप करने में वो डिमांड मुआविन साबित होता है। आप देख लीजिए चाइना इस वक्त दुनिया में जो है, अगर रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। बहरहाल उस मसले पर भी हम जरूर आएंगे, लेकिन गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा था वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं चाह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसा कानून बने, वो कानून सबके लिए हो, कि जहां पर अगर हिंदू के 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के भी 2 बच्चे हों, सिख के भी 2 बच्चे हों, ईसाई के भी 2 ही बच्चे हों, बौद्ध के भी 2 ही बच्चे हों, यानी सबके लिए एक जैसा कानून बने। और उन्होंने इसके पीछे दलील दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी बहू बेटियां घर से बाहर निकलना उनका बंद हो जाएगा और पाकिस्तान जो है ये मुल्क बन जाएगा। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, हिंदू जो है वो कम हो रहे हैं, और उन्होंने कई सारे जिलों का जिक्र करते हुए कहा था कि उन जिलों में हिंदुओं की आबादी कम हुई है या वो माइनॉरिटी में चले गए हैं। बहरहाल इस मसले पर सियासत बहुत ज्यादा हो रही है, सियासत नहीं होनी चाहिए। मजहबी पहलू क्या है और सामाजिक पहलू क्या है, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारे 2, ये नारा है।
और ये एक सोच है, लेकिन जब इस पर सियासत होती है, जब मजहब बीच में आ जाता है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मसला है क्या, कैसे इसको दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे इस मसले को जो है वो इसके ऊपर एक तरीके से जो है पार पा सकते हैं, किस तरीके से चीज़ें होंगी, इस पर बात हो रही है। और क्या कहेंगे साहब, आप क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये डराया जाता है कि भाई देखिए मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, 50 साल के बाद वो ज़्यादा हो जाएंगे, आप कम हो जाओगे, वो मार डालेंगे, वो खा जाएंगे, पाकिस्तान बन जाएगा। भाई जो इशू है आप उस इशू को अच्छी तरीके से सामने रखिए, बताइए, उसमें हिंदुओं को भी समझाने की ज़रूरत है, मुसलमानों को भी समझाने की ज़रूरत है, ईसाइयों को भी समझाइए, सिखों को भी समझाइए, सभी को समझाइए। आप डरा क्यों रहे हो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे सलीम जी ने भी बोला कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो इस तरह के पॉइंट छेड़ दिए जाते हैं, बट मैं ये देखता हूँ कि कौन सा ऐसा राज्य या कौन देश में कभी ना कभी हर समय कोई ना कोई इलेक्शन होता है। जी हाँ। तो अगर हम लोग इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को केवल ये बोल के रख दें कि क्योंकि कोई इलेक्शन आने वाला है इसलिए इस पर बहस नहीं करनी, या दूसरा पॉइंट आपने जो बोला कि 2 बच्चे या कोई किसी कम्युनिटी को डरा रहा है, तो देखिए सबको डर लगता है, लेकिन सबको भगवान से डरना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मैंने पहले ही बताया कि वैसे हम सब लोग छोटे मोटे कंट्रोलर तो हैं, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोलर भगवान है, और वो कंट्रोल कर रहे हैं इस संसार को। अगर किसी को लगता है कि कोई तबका अधिक बढ़ जाएगा या वो हमें मार देगा, या किसी को लगता है इनकी संख्या ज़्यादा है वो हमें कुछ कर देंगे, तो इसका मतलब उनको भगवान पर विश्वास नहीं है, उन्हें उस खुदा पर विश्वास नहीं है। अगर खुदा पर विश्वास है तो हमने देखा है बड़ी से बड़ी कम्युनिटी, बड़े से बड़े एम्पायर आए, बड़े से बड़े उन्होंने अपने क्या कहते हैं राज्य जीते, लेकिन आज कहीं नहीं है। इसका मतलब समय जो है वो बहुत बलवान है। बिल्कुल ठीक है। और शास्त्रों में कहा है, भगवान कहते हैं गीता में, कालो अस्मि, अर्थात काल के रूप में मैं हर चीज़ को, बड़ी से बड़ी तूफानी चीज़ भी क्यों ना हो, धीरे धीरे उसको क्षय कर देता हूँ। तो अगर डरने की बात है तो वो इसलिए डरा जा रहा है या इसलिए व्यक्ति डरता है क्योंकि वो देहात्म बुद्धि पर है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने शरीर से मैं और मेरा करके अटैच्ड है, इसलिए उसको लगता है कि मेरे से ये छीन जाएगा या मुझे कुछ छीन लेगा। गीता तो कहती है किसी का तो मृत्यु होती नहीं या आत्मा को जन्म लेता, वही गीता जिस आत्मा के विषय में बात करती है, क्रिश्चियनिटी में से सोल कहते हैं, इस्लाम में उसे रूह कहते हैं, और ये कभी मर नहीं सकती, इसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई भिगा नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता। तो हमें किस चीज़ से डर है? तो ये जो डरना और डराने की बात है ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमें भगवान से डरना चाहिए। बिल्कुल ठीक नहीं है, और सियासत भी ठीक नहीं है। हाँ। फादर आप क्या कहेंगे, ये जो डरने डराने वाली बात है, सियासत करने वाली बात है, ये चीजें जो है वो अपने तौर पर चलती रहेंगी, इनको रोका जाना बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मजहबी पहलू आपको क्या लगता है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि एजुकेशन, जब तक लोग समझ नहीं पाते तो उनके लिए वो सॉल्यूशन दिखाना, रास्ता दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि बेसिक एजुकेशन, चाहे वो कितने अनपढ़ क्यों ना हो, इतना तो उनको समझ में आता है कि बच्चा कैसे पैदा होते हैं, हर कोई जानता है, जो इतने भी शादीशुदा लोग वो सब समझते हैं, लेकिन कैसे उसको कंट्रोल करना है, क्या स्टेप्स लेना है, जैसे ऑपरेशन हो या कुछ और मेथड्स जो भी है कॉन्सेप्ट, उनको समझाना बहुत जरूरी है। जब तक हम ग्रास रूट लेवल में हम पहुंचाएंगे नहीं इस बात को, तो जितने भी हम बातें करते हैं वो सब व्यर्थ रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 50-60 साल में इतने सारे पैसे खर्च किए हैं अलग अलग सरकारों ने, लेकिन जो कॉन्क्रीट जो टेंजिबल रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट टू नील है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है। जैसे वो रिपोर्ट लाते हैं, बताते हैं कि 10-15%, 20% तक बढ़ता जाता है। तो मेरा कहना यही है कि सबसे पहला है एजुकेशन। और जो अरशद काज़मी साहब, बिल्कुल मैं आऊँगा वापस आपके पास। ये जो कई बार जो है इस तरह की बातें सामने आती हैं, जब ऐसी पाबंदियां लगाने की बात होती थी कि तो खुदा की देन है, तो पूरा मसला है भी, जाहिर सी बात है, जो मजहब पर यकीन रखता है तो वो ये बात कहेगा भी। असल में इसका मजहबी पहलू है क्या, मजहब क्या कहता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुगालते में हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, लाइल्मी की वजह से जो है वो कुछ भी बोल देते हैं या फिर कोई भी स्टेप उठा लेते हैं, उनके लिए आप क्या बताएंगे? देखिए, इसमें इस्लाम में पूरी वजाहत के साथ बताया गया है कि इसकी 3 किस्में हैं। एक तो यह कि क़त्ए हमल, मना हमल, इस्क़ाते हमल। क़त्ए हमल का मतलब वो होता है कि हमेशा के लिए जो है नसबंदी कर दी जाए, कभी वो बच्चा पैदा करने के काबिल रहे ही ना, खा वो मर्द हो या औरत हो। ये इस्लाम में बिल्कुल नाजायज़ और हराम है, इसलिए कि एक तरीके से उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ है, एक नेचर से खिलवाड़ है, एक इंसान की जो फितरी सलाहियत है उस सलाहियत को ख़त्म करना, उससे खिलवाड़ है। तो ये क़त्ए हमल। एक है मना हमल। मना हमल का मतलब ये होता है कि वक्ती तौर पर सेहत के ख़तरा को देखते हुए कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए, कोई ऐसा इंजेक्शन या दवा। तो इसकी इस्लाम में गुंजाइश है कि अगर बच्ची के सेहत को ख़तरा हो या वो हमल
जो बच्ची की माँ है उसकी सेहत को खतरा हो, या दूसरे बच्चे की सही तरबियत न होने का खतरा हो, उसकी सेहत को खतरा हो, तो जो भी असबाब हों बज़ाहिर, और इन खतरात की वजह से जो है इसमें मुकम्मल गुंजाइश है कि दो बच्चों के दरमियान कितना वक्फा रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक और है। तीसरा इसकाते हमल है। इसकाते हमल में भी डॉक्टर के मशवरे से 120 डेज यानी 4 महीने से पहले पहले अगर कोई ख़तरा है बहुत ज़्यादा सेहत का, तो उस पर जो है इसकाते हमल किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता है। ये भी नाजायज़ और हराम है। इसमें पूरी तरीके से इस्लाम में ये बताया गया है कि अगर दो बच्चों के दरमियान वक्फा न करने से दो बच्चे की सेहत का ख़तरा हो रहा है या बच्चे की माँ की सेहत का ख़तरा हो रहा है, तो ऐसी शक्ल में वक्फा किया जा सकता है। और मने हमल की जो तजवीज़ है, जैसे पहले ज़माने में अज़ल से उसको ताबीर किया जाता था, आज के ज़माने में इंजेक्शन या दवाएं वगैरह उसकी आ गई हैं मार्केट में, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, किया जा सकता है। और नहीं, हस्बे आपके ज़रूरत समझने से किया नहीं जा होता है। सकता मजहब क्या कहता है इसका, जो नहीं, शरई मज़हब ये पहलू फतवा क्या है, है? शरई पहलू है, ये हाँ। फतवा है इस पर। जी मैं जो कह रहा हूँ ये कोई मेरी समझ नहीं, बल्कि एज ए बिल्कुल। मुफ्ती मैं ये कह रहा हूँ। और ये इसका ये जो मैंने 3 किस्में बयान की है, ये शरई नुक्ता नज़र है, ये बिल्कुल। मेरी कोई वही अपनी हम जानना राय चाह रहे नहीं हैं, ताकि जो है वो ये कहीं कोई शरई मुगालता नुक्ता ना नज़र रहे। है और ये बिल्कुल। फतवा है। और मैं दुनिया को पैगाम देना चाहूँगा इस, और जो लोग इस सिलसिले में नावाकिफ हैं, फैमिली खास प्लानिंग तौर को से लेकर जो के है आप फैमिली बता रहे हैं ये प्लान को बातें। लेकर के, हाँ। और खासतौर से गाँव देहात में जो लोग नावाकिफ होते हैं कि हम किसी भी हालत में वक्फा नहीं कर सकते, उनको मैं ये पैगाम देना चूंकि चाहूँगा कि हस्बे बच्चों की ज़रूरत परवरिश है, वक्फा किया बच्चों जा की सकता तरबियत भी है, तरबियत सेहत वो का भी भी मसला मतलूब है, बहुत सारे बिल्कुल, इश्यूज बिल्कुल। हैं जो सामाजिक भी हैं, उनके ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है। सलीम इंजीनियर साहब, क्या लगता है आपको, ये मसला बिल्कुल भी पूरी तरीके से जो है सिर्फ मजहबी नहीं है, ये तालीम से जुड़ा मसला है, समाज से जुड़ा हुआ मसला है, रोजगार से जुड़ा हुआ मसला है, गरीबी और अमीरी से जुड़ा हुआ मसला है। आपको लगता है कि ये पहलू है जिनके ऊपर गौर करना बहुत जरूरी है, लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है इन मसलों के बारे में, या इन अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, ये जो पहलू हैं, इनके बारे में लोगों को बताना जरूरी है? कानून आप बाद में बनाते रहिए, पहले लोगों को बता तो दीजिए कि ये मसला असल में है क्या। ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, जिसने बनाया है इसको, उसको पता है, वो जानता है, उसको पूरा मालूम है कि ये सृष्टि कैसे चलेगी, कितने लोगों को आना चाहिए, कितने क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमारा मसला क्या है कि हम जब नेचर से छेड़छाड़ करते हैं, हम जब कुदरत के कानून में दखलंदाजी करना शुरू करते हैं, कुरान उसको फसाद कहता है। कुरान कहता है ज़ारल फसाद फिल बर्र वल बहर, कि ज़मीन और खुशकी में फसाद हो गया है, वो इंसानों की वजह से। इंसान जो है पहाड़ों को खोद रहा है और जंगलों को ख़त्म कर रहा है और ऐसी चीज़ें कर रहा है। और इसी तरह इंसान अपनी नस्ल के बारे में भी उसने कुछ समझ लिया है कुछ चीज़ों को, और वो जो समझ लिया है उसके मुताबिक वो कुदरत में छेड़छाड़ करना चाहता है। जैसा कि मुफ्ती साहब ने अभी बताया कि कुरान साफ तौर पर कहता है कि गरीबी के डर से, मुफलिसी के डर से अपनी औलाद को कत्ल करना वो हराम है। हराम है यानी बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। तो ये जो बात है, सिर्फ जो मुफ्ती साहब ने भी इस बात को दोहराया, मैं भी उसको दोहराऊंगा कि ख़ास हालात में, यानी हेल्थ रीजंस की वजह से या कोई और मजबूरी जिससे जान का खतरा पैदा हो सकता हो, या कोई और कोई बीमारी है, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी है, उन चीज़ों को आप इस डर से कि हम कैसे खिलाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे, ये मुद्दा नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो सरकारें हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए, उनके जिम्मे जो काम है डेवलपमेंट के, उनके जिम्मे काम है जो विकास के, और जिन नीतियों को लागू करने के जो काम है, जब वो नहीं कर पाते और जब जनता के पास उनको हर 5 साल में जाना होता है, तो वो ये कहते हैं कि हम क्या करें, हमने तो बहुत किया था लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। मैं आपको बताऊं, जब पिछले 7-8 साल पहले जब पूरी दुनिया में जब एक इकोनॉमिक फॉल आया था और उस वक्त सारी दुनिया की जो आर्थिक स्थिति है वो चरमरा गई थी, उस वक्त भारत की जनसंख्या की वजह से, भारत के युवाओं की जनसंख्या की वजह से, यहाँ के छोटे कारोबार और खेतीहर लोगों की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो बच गई थी। और हम जो कानून बनाते हैं, वो कानून आप देखिए, कानून इंसान बनाता है और फिर तजर्बे करता है, फिर जब लगता है कि तो गलत बन गया, इससे तो नुकसान होने लगता है, तो फिर वो बदलता है। चाइना की मिसाल है, चाइना ने कहा 1 चाइल्ड, अब उनको परेशानी हो रही है, अब उनके यहाँ बूढ़ों की तादाद बढ़ रही है, उनकी जापान में आपको जवान नहीं मिल रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या, नहीं 1 से 2 पर आइए। भारत और में भारी जुर्माना वो चुकाते हैं, दूसरा बच्चा लेकिन जरूर पैदा करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारत में, चाइना में, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। आपको एक बात और अपनी बात कहते हुए, जो 2 बच्चों वाला जो कानून बनाया है, ये बहुत गलत कानून है। और जाहिर है हम भारत के नागरिक हैं और भारत की देश की जनता
का भला और बुरा जो है उसको ठीक है। हमें सोचना चाहिए। और इसलिए गलत है, मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है इससे। हाँ। इससे ये सिर्फ किसी समाज की बात नहीं है, ये इससे ये हो रहा है कि 2 बच्चों की पाबंदी की वजह से आज माँ के पेट में बच्चियों का कत्ल हो रहा है। क्योंकि यहाँ हर एक को बेटा चाहिए, हर एक को बच्चा चाहिए, और डायग्नोसिस कराते हैं। 5 लाख बच्चियां माँ के पेट में कत्ल कर दी जाती हैं। इसका और ये रेशो जो है ये बिगड़ता और भी ये उसी रेशो जैसे- जो बिगड़ बिल्कुल, रहा है, हाँ। इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल 5 ठीक है। लाख हत्याएं हो रही हैं, और वो हर साल हो रही हैं, और डॉक्टर्स कर रहे ये हैं, माँ बाप अफसोसनाक मिलकर पहलू कर है। रहे हैं। बहरहाल इस बच्चे कितने समस्या को- अच्छे, यही सवाल है। और ये सवाल लगातार जो है उठते रहते हैं। इस मसले पर सियासत भी होती है, मजहब भी कहीं ना कहीं वो जरूर आता है आड़े, बीच में जरूर आता है। सामाजिक ये मुद्दा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सवाल जो है वो लगातार उठते रहेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि इस तरह की बातें क्यों उठती है, कहीं उसकी पीछे की वजह ये तो नहीं, इसलिए जो ये आबादी बढ़ने का रोना रोया जाता है, कि उसके पीछे की वजह ये तो नहीं कि हिंदुस्तान में आज भी मैन पावर का इस्तेमाल करना नहीं आया है, क्योंकि चाइना जो है वो हमसे कहीं आगे है आबादी के मामले में, लेकिन बहुत सारा प्रोडक्टिव जो है काम वो कर रहे हैं मैन पावर का इस्तेमाल करके। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कानून बनाकर ऐसे मसलों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है 2 बच्चों की पॉलिसी जो है वो लाने की बात हो रही है। सवाल उठ रहे हैं, सियासत हो रही है, मजहब भी जो है वो आड़े आ रहा है, और सामाजिक मुद्दा तो ये है ही। क्या कानून बना करके पाबंदी जो है वो बढ़ती हुई आबादी पर लगाई जा सकती है? फादर क्या कहेंगे आप? क्या कानून बनाना जो है वही एक पहलू है, वही एक रास्ता है, और क्या वो कानून सबके लिए मान्य होगा? क्या सब लोग जो है उसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं, कोई भी कानून सबसे पहले सबको एक साथ लाना बहुत जरूरी है, चर्चा करना। क्योंकि जब कोई कहता है कि मेरे धर्म के हिसाब से ये नहीं चलेगा, कि ये बिल्कुल ठीक मेरे है। धर्म के खिलाफ है, तो फिर उनका भी राय लेना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान। अगर संविधान में हमारे लिए इतना सारे फ्रीडम्स दे रखे हैं, तो ये उस फंडामेंटल फ्रीडम के खिलाफ जाता है। अगर मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा उम्र तय किया जाता है कि किस उम्र में मैं शादी कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर इतना सोच समझ है कि मेरे परिवार के लिए मैं अपने लिए कितने बच्चों पैदा कर सकता हूँ। लेकिन उसको समझाना बहुत जरूरी है। उस ग्रास रूट लेवल पे, जैसे मैंने पहले बताया था, वो सरकार की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि कानून लाए और सब कुछ बदल गया। क्योंकि जैसे आप दिल्ली से बाहर जाएंगे 20-30 किलोमीटर में किसी भी गांव में, उनको पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ कानून है, या कोई अपना अपना कानून बनाते हैं, चाहे वो कब पंचायत हो, कुछ भी हो, उनके लिए अपना अपना कानून भी है। बोलते हैं कि हमारे गांव में हमारे सरपंच ने ये कानून बनाया तो ये नहीं चलेगा जी। तो कानून बनाना बहुत आसान, लेकिन उसको लागू करना या उसको जबरदस्त करना सरकार की बस का नहीं है, क्या खासकर लगता है? हमारे देश बिल्कुल। में। केशव मुरारी दास जी, क्या जोर जबरदस्ती जो है वो एक रास्ता है, जैसे किसी जमाने में संजय गांधी ने किया था, और फिर क्या बवाल मचा था सबको पता है, और हर मजहब के लोग जो है उनकी मुखालफत में आ गए थे। चूंकि आप जो है वो कानून का डंडा बता करके या हाथ में लाठी ले करके जोर जबरदस्ती ऐसे मसलों पर नहीं कर सकते। तो लगता है आपको कि सरकारें फेल हो जाती हैं, सरकार के पास प्लानिंग नहीं है कि मैन पावर का इस्तेमाल कैसे बेहतर हो, चाइना से सबक नहीं लिया जाता, तो शायद इसी वजह से जो है कुछ पॉलिटिशियन आते हैं, कुछ भी बयान दे करके वो चले जाते हैं। देखिए, इसमें तो मैं ये कहूँगा कि कई बार जब डेवलपमेंट की बात की जाती है तो हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमारा एक टीवी चैनल चाइना में होता है, एक इंडिया में होता है, और दोनों को कंपेयर कर रहे होते हैं कि चाइना आज आगे क्यों और भारत पीछे क्यों। फिर कई चीज़ें इन चीज़ों पे भी उठाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा, यहाँ पर कम, एजुकेशन ज़्यादा, एजुकेशन कम, रिसोर्सेज ज़्यादा, रिसोर्सेज कम। तो कई बार तो हम लोग अपना वही 1 घंटा टीवी चलाने के लिए हम लोग वो चीज़ें दिखा रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात कर दे कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, तो उसमें भी हम लोग मतलब प्रोग्राम सेट करते हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि जो पॉपुलेशन है जी, ये जब जन्म दिया जाता है किसी को भी, हमारे शास्त्रों में बोला है गर्भधारण संस्कार, माता पिता इकट्ठे होते हैं और जब संतान उत्पन्न करने की बात करते हैं तो उसके पीछे क्या भाव रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, अर्थात किसी को गुरु, एम्प्लॉयर, स्वजन, पिता, माता बनने का अधिकार नहीं है अगर वो अपनी संतान को, संसार की सबसे बड़ी समस्या है ये वो पॉपुलेशन नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अर्थात बार बार जन्म लेना, बुढ़ापा आना, बीमारियां लगना और मृत्यु होना। इन चारों से वो उनको मोक्ष ना दिला सके, नहीं तो उनको बनने का अधिकार नहीं है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है वरम एकी गुणी पुत्र, अर्थात कि अगर
पुत्र एक ही पैदा करें और वो गुणवान है तो पूरे कुल को जो है वो सुगंधित वृक्ष की तरह पूरे जंगल में जैसे सुगंध हो जाती है उस तरह कर सकता है। लेकिन ना चाहे मूर्खे गणे रपे शते रपे 100 बच्चे पैदा कर लिए लेकिन उसमें से एक भी ऐसा नहीं निकला जो आपको और आपके पूरे परिवार को उतार सके, और वो तो उसका कोई फायदा तो नहीं उसका है। फायदा क्या है उस आबादी का या तो उस संख्या का? हाँ बिल्कुल, तो इसलिए शास्त्रों को या हमारे जो और ग्रंथ हमें मिले हैं उसमें साफ साफ लिखा है संतान उत्पन्न का एक उद्देश्य है, और उद्देश्य यह है कि वो आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करे, अपने जीवन को सार्थक करे, अपने पूरे कुल को सार्थक को उद्धार करे, साथ ही साथ सोशल जो हम समाज में हैं उस समाज में भी कंट्रीब्यूट करे, अच्छी शिक्षा ले, अच्छा परिवार अपना चलाए, उन सारे परिवार वालों को भक्ति में लगाए या हमारे अपने शास्त्रों के हिसाब से लगाए। बिल्कुल ठीक है। सलीम इंजीनियर साहब, क्या लगता है आपको, अगर ये सामाजिक मुद्दा है तो क्या इसमें मजहब को बीच में आना या इस मसले पर भी मजहब की सियासत करना वो ठीक है? दूसरी बात यह है कि अलग अलग नेता जो हैं, अलग अलग लीडर्स हैं, वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू वो कहते हैं कि वक्त बदल रहा है इसलिए आबादी बढ़ाइए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से जापान में बूढ़ों की तादाद बढ़ रही है, यानी नौजवान होंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। तो क्या किस तरीके से इसको देखा जा रहा है? चूंकि कुछ लोग इस मसले के ऊपर अलग अलग तरीके से सियासत कर रहे हैं और कुछ लोग जो है मजहब को बीच में ले आते हैं। देखिए, इसमें तो ये तो अच्छी बात है अगर आप किसी चीज़ को समस्या समझ रहे हैं। कुछ लोग हैं इसको समस्या समझते हैं, कुछ लोग हैं जिसको समस्या नहीं समझते। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, और जो जिसके पास जो तर्क है, दलील है, वो एक दूसरे के सामने पेश करें। ठीक है। हाँ। मगर जब आप ये कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इस देश में खतरा पैदा हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा, तो ये जो नफरत की बात है, ये आप इसको मजहब से इस तरह जोड़कर आप मसले को जो है वो डिस्कस ना करें। और इस पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जनसंख्या जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी और बोझ नहीं है। ये जो समझ लिया है कि जो ये लायबिलिटी है, ये बोझ है। जब एक इंसान जब दुनिया में आता है और उस मालिक का पैदा किया हुआ इंसान है, इंसान खुद पैदा नहीं करता है, ठीक है, तो वो एक दिमाग लेकर आता है, 2 हाथ लेकर आता है, 2 पैर लेकर आता है, और वो इतनी शक्तियां लेकर आता है और इतनी सारी चीज़ें उसमें होती हैं कि आप उस रिसोर्स को जो है आप इस्तेमाल करना नहीं जानते। आपने खुद कहा ये बात को कि हम उस रिसोर्सेज का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उसको बोझ समझ रहे हैं। वो करना नहीं आता शायद, इसीलिए जो वो उसको नहीं बोझ समझ समझा जा रहे रहा हैं। है। अब आप देखिए जापान में एक एक बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं। जापान के नौजवान अब शादियां नहीं कर। हमारे यहाँ भी अब जो नई नस्ल है, जो नई आबादी वाली जो नस्ल है, जो लैपटॉप और आईफोन वाली जो नस्ल है, अब उसमें ये रुझान बढ़ रहा है। एक बड़ी उम्र तक जो शादी की उम्र होती है और जो माँ बनने की और बाप बनने की जो उम्र होती है, वो बहुत लंबी उम्र वो उसमें गुजारते हैं, और उसके बाद इतनी पेचीदगियां पैदा होती हैं, और जब फिर वो माँ और बाप बनना चाहते हैं तो फिर वो बन नहीं पाते, और फिर एक अपनी खूबसूरती को बचाने के लिए हमारी जो बहनें और माएँ हैं वो बच्चों को दूध पिलाना छोड़ देती हैं, उनको पाउडर पिलाना शुरू करती हैं। ये सब नेचर और कुदरत के खिलाफ है। जैसा कि मौलवी साहब ने भी कहा है और स्वामी जी ने भी इस बात को दोहराया कि अगर आप नेचर के जो कानून हैं, जो इस्लाम के कानून नेचर के कानून हैं, अगर आप उनकी पाबंदी करेंगे, आप नेचर के मुताबिक, कुरान कहता है कि बच्चे को 2 साल कम से कम आप दूध पिलाइए। अगर आप उस नेचर के कानून की पाबंदी करेंगे तो अपने आप 2 संतानों के बीच में गैप पैदा होगा। तो ये तो नेचुरल सिस्टम है। लेकिन जब आप नेचर के खिलाफ जाएंगे तो ये दूसरी एक बात मैं आखिरी और कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये नफरत की राजनीति करते हैं और जो लोगों में नफरत फैलाते हैं, भय फैलाते हैं, हमारे आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा जवाब मौजूद है। नफरत फैलाने वाली बातें, समाज को बांटने वाली बातें, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। ये बयान बार बार इसलिए आते हैं, उनको पता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जो आपको पता है कि अगर वो बयान देंगे तो उसका क्या असर होगा समाज के ऊपर। आप जब कानून कौन बना लोगों रहे को हैं जो है और आप वो इकट्ठा कानून कर पाएंगे। बनाकर आप ही के कानून बनाने वाले वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये हमारे देश का अपमान है, हमारे संविधान का अपमान है, हमारी पार्लियामेंट और हमारी असेंबलियों का अपमान है कि वो कानून बनाए और ये लोग कानून तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, न पार्टियां उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है और न ही एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ एक्शन लेता है। बिल्कुल ठीक है। क्या लगता है आपको, जैसे ज़्यादा बच्चे जो है वो कहते हैं कि भाई कई घरों में ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं। अगर मैं गरीब मुस्लिम घरों की बात करूं तो वहाँ पर इस तरह का कुछ चलन है कि जहाँ वो 4-5 साल का बच्चा हुआ उसको स्कूल या मदरसे में भेजने के बजाय वो जो है वो चाय खानों पर भेजते हैं, साइकिल के पंक्चर लगाने के लिए उनको भेजा जाता है, या फिर दूसरे छोटे मोटे काम करा करके उनसे पैसे कमाए जाते हैं। 10-20 रुपये वो रोज़ ले करके आते हैं। ये सच्चाई भी है बहुत सारे इलाकों की। तो ये एक ऐसा इशू है कि उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि
जब बच्चे बहुत ज़्यादा वो इसलिए भी पैदा कर लेते हैं उनका, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग जो है इसलिए विरोध कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि वो मैन पावर इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग जानबूझ करके बच्चे शायद इसलिए भी पैदा करते हैं कि उनको लगता है कि रिसोर्सेज जो है वो बनेंगे और जो है वो पैसे कमा करके लाएंगे, फैमिली चलेगी। देखिए, बहुत सारे पहलू पर बात हुई है और जैसा कि आपने अभी फरमाया, खुदाई कानून के सामने अगर कोई दुनियावी कानून लाता है तो यकीनन उसका नतीजा सिवाय तबाही और बर्बादी के और कुछ नहीं होगा। और इसका रिजल्ट हमारे सामने है, जो आप जापान की मिसाल दे रहे हैं या दूसरी जगहों की मिसाल दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये जो आबादियाँ बढ़ती हैं, ये आबादियाँ एक तरह से रहमत है, जैसा कि वो इंजीनियर साहब ने भी कहा। और हमें उन ममालिक की तरफ भी नज़र उठा के देखनी चाहिए जहाँ की आबादियाँ बहुत ही कम हैं और वो आबादी के लिए तरस रहे हैं, बल्कि दूसरी कंट्री से माइग्रेशन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो इस तरफ भी हमको देखना चाहिए। पिछले 10 साल पहले कनाडा वगैरह की सूरत हाल बहुत ख़राब थी और दूसरी कंट्रीज से लोग जाते थे वहाँ आबाद होने के लिए। इस तरह की आज भी कई कंट्रियाँ हैं, जो कई ममालिक ऐसे हैं जो आबादी के लिए तरस रहे हैं। कम आबादी होगी तो जाहिर है कि वहाँ रिसोर्सेज फिर कम होंगे और जो मार्केट के डिमांड होते हैं वो डिमांड कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी मईशत तबाही की तरफ चली जाती है। यकीनन जब आबादी बढ़ती है तो आबादी के हिसाब से ही मार्केट के डिमांड बढ़ते हैं, और जब मार्केट के डिमांड बढ़ेंगे तो उस हिसाब से ही हमारी मईशत, हमारी तजारत फ़रोग पाएगी। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि 20 सालों में अगर इतनी बड़ी आबादी, गुज़िश्ता 20 सालों में हमारी हिंदुस्तान की आबादी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ी है, तो इन 20 सालों में हमारे मुल्क तरक्की भी बहुत ज़्यादा किया है। पहले पिछले 20 साल को देख लें और आज के ज़माने को देख लें तो उस हिसाब से रिसोर्सेज बढ़े हैं। और जहाँ तक गांव देहात की बात आपने कहा कि मुस्लिम फैमिली में कुछ ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को काम पर लगा देते हैं, सही तरबियत नहीं करते। यकीनन मुसलमानों में आज भी जो है माशी तौर पर पसमादगी है और वो पसमादगी की वजह से जो है तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते थे। लेकिन अब मुसलमानों में भी बेदारी आई है और हर पहले के मुस्लिम मुकाबले फैमिली हालात पहले ठीक के हुए। मुकाबले हालात बेहतर हुए। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े, हमारा बच्चा आगे बढ़े। आज देखिए अभी एडमिशन का ज़माना है और एडमिशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं गार्जियन जो है, स्कूलों में जाने के लिए, मदरसों में जाने के लिए, कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि राइट टू एजुकेशन दिया है या राइट टू फूड जो दिया है, तो इन सब के तहत वो सबको जो है अग़ज़िया फराहम करे, सबको तालीम फराहम करे, और अगर स्कूलों की कमी है तो स्कूल फराहम करे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हुकूमत अगर इस जिम्मेदारी में नाकाम होती है तो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। और ये सब जो हरकतें होती रहती है, मौलाना ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा, इंजीनियर साहब ने खास तौर से, कि अब ये किसी एक की तरफ मंसूब करके आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। अगर आपको बात किसी एक करनी कम्युनिटी है, को टारगेट मत कम्युनिटी को कीजिए, हाँ, टारगेट सामाजिक करके, मुद्दा बताइए, तो इसको जनरल उसको हल समाजी कीजिए इशू बताइए या हल और कराइए उसको मिल हल बैठ कीजिए, करके। उस पर डिबेट कीजिए और बिल्कुल उस ठीक पर मुबाहिसा कीजिए। हम सब मुबाहिसे ठीक है। के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर वही एक बात कहेंगे हाँ। कि ये आबादी जो है ये खुदा की देन है, और खुदाई कानून के मुकाबले में अगर हम अपना कोई कानून लाते हैं तो उसके नताइज मुस्बित नहीं होंगे, बल्कि हमेशा ठीक है। मनफी नताइज वक्त हो सामने गया है, आएंगे। बिल्कुल वक्त हो गया। एक और ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। बात हो रही है बढ़ती हुई आबादी के ऊपर और किस तरीके से सियासत हो रही है, किस तरीके से कई लोग जो है वो आगे आ गए हैं इसकी मुखालफत में और इसकी पैरवी में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है बढ़ती हुई आबादी पर, बहस छिड़ी हुई है और सियासत हो रही है। बहुत अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आबादी यूं ही बढ़ती रही तो एक दिन हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान से मुराद ये है कि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो जाएगी। क्या ये बातें करना ठीक है? क्या एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी का डर दिखा करके उनको जो है वो कहीं ना कहीं खौफजदा करना ये मुनासिब है? क्या इस तरह की बातें जो हैं एक अच्छे मुल्क में होनी चाहिए, एक अच्छे डेमोक्रेटिक मुल्क में, एक सिस्टम में ऐसी बात होनी चाहिए? शायद नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे फादर, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरीके से जो है बातें होती हैं, सियासत होती है, ये अपनी जगह है, लेकिन मैन पावर की बात भी हमने कही थी, भाई मैन पावर का इस्तेमाल जो है आप सही से कर लीजिए, क्योंकि कानून बना करके शायद ये मसले का हल नहीं होगा। आप चले जाइए किसी भी गरीब कॉलोनी में जहाँ पर हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख या किसी भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो गरीब हैं, पढ़े लिखे वहाँ पर लोग नहीं है, चूँकि आपने इसके ऊपर बहुत बातें करी हैं और बात सही भी है। जहाँ पर गुर्बत है, जहाँ पर तालीम की कमी है, वहाँ पर दोनों घरों के जो हैं वो मसले मसाइल एक जैसे ही हैं, दोनों घरों में बच्चों की तादाद तकरीबन वैसी ही होती है। तो हल क्या है फिर? तो सारी जिम्मेदारी घूम फिर के आता है सरकार के ऊपर, किसी भी पार्टी के सरकार क्यों ना हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। जो बेसिक फैसिलिटीज जो हम कहते हैं, चाहे वो फूड हो, घर हो, एजुकेशन हो, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो जिम्मेदारी सरकार का ही है, वो किसी के ऊपर नहीं डाल सकते। हालांकि हमारे देश में इतने सारे NGOs हैं, इतने सारे अच्छे लोग हैं जो अपना टाइम देते हैं, अपना दान देते हैं कुछ ना कुछ बदलाव लाने के लिए। लेकिन जैसे हम देश को देखते हैं, हमारे देश में इतने अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इतने सारे हैं, जैसे आपने ये भी कहा कि मैन पावर है, लेकिन उसको सही इस्तेमाल करना है।
वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सिर्फ हम मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब अच्छे सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या किए हमने? 2 साल होने वाले, 2 ठीक साल है, चूंकि सरकार की तरफ से कोई जवाब देने वाला है नहीं, तो सवाल उठा करके भी फायदा क्या है? नहीं, पर सोचने में तो हाँ। मजबूर करेगा। कम से कम सवाल बिल्कुल। उठाना तो हमारी फर्ज है, कम से कम सवाल तो करें। एजाज अरशद साहब, क्या कहेंगे आप कि ये जो मसला है, ये ज़्यादातर जो है, अगर यहाँ पर हम बात करें, जो मसला जो सामने आया वो ये है कि सामाजिक मुद्दा ज़्यादा है। ठीक है, इसका मजहबी पहलू भी है और इसका सियासी पहलू भी हो सकता है, लेकिन मसले का हल क्या है? किस तरीके से मुहिम चला करके लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, और कैसे सरकारों को या उन नेताओं को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि देखिए, अगर आबादी बढ़ रही है तो वो मसला नहीं है, मसला ये है कि उनके पास अगर रोज़गार नहीं है, अगर तालीम नहीं है, और अगर वो अवेयर नहीं है चीज़ों को लेकर के, तो शायद मसला जो है उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, यकीनन या वो ज़्यादा हाँ, खतरनाक है? यकीनन ये एक सबसे पहले समझना चाहिए अहले सियासत को कि ये कोई मसला है ही नहीं। इसको मसला बनाने की वो कोशिश भी ना करें। इसलिए उनकी अपनी जो जिम्मेदारी है कि कौम को तालीम याफ्ता बनाना। अगर वो तालीम याफ्ता कौम होगी तो खुद ही वो अपने आप में ये फैसला, जैसा कि फादर बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमारे अंदर अक्लो शऊर होगा तो हम खुद ये फैसला कर सकते हैं कि हमें कितना बच्चे पैदा करने हैं, कितने की सलाहियत है, कितना हमें फासला रखने हैं। तो असल चीज़ है अवेयरनेस, बेदारी। अब बेदारी उसी वक्त पैदा होगी जब हमारी कौम तालीम याफ्ता होगी। तालीम याफ्ता के लिए ज़रूरी है कि सरकार खुद आगे बढ़े, और इसके लिए जो सरकार की जिम्मेदारी है राइट टू एजुकेशन के तहत के हर 4 किलोमीटर पर स्कूल का कायम होना ज़रूरी है। 6 साल से 14 साल तक क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर मिले, जो है कंपलसरी है, क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो इन सब चीज़ों की तरफ जो है सरकार की तवज्जो होनी चाहिए, जिसमें अभी तक कोई ऐसी तवज्जो या पेशरफ्त जो मजबूती के साथ होनी चाहिए वो नहीं है। जितनी तेज़ी में हमारा अगर रेशियो अगर इसका बढ़ा है आबादी का, तो उससे कहीं तेज़ी में तालीम का रेशियो हमारा बढ़ना चाहिए। तालीमी रेशियो हमारा अब तक जो है 90%, 95% तक आ जाना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से अभी 70 के आसपास घूम रहा है, जो कि बहुत अफसोसनाक पहलू है हमारे इतने बड़े डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। तो सबसे बुनियादी तौर पर यह ज़रूरी है कि हम तालीम की तरफ तवज्जो दें। हमारी कौम जब तालीम याफ्ता होगी, हाँ वो कोई भी कौम हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो तालीम याफ्ता होगी तो खुद ही बाशऊर होगी और खुद ही वो सोचेगी कि हमारी फैमिली कैसी हो। अब ये कि दो के लिए कानून बना देना या उस पर सियासत करना, कानून बनाना मसले का हल नहीं, आप ये कह रहे हैं? किसी भी तौर पर हल नहीं है। इसलिए कि अगर ऐसा किया जा सकता है तो यकीनन वही फिर बीमारी पैदा होगी कि अगर किसी को 2 बच्चे अगर मेल ही पैदा होते, मर्दी शुरू में पैदा होते हैं, तो उसके बाद वो क्या करेंगे? या शुरू में अगर 2 बच्चियां ही पैदा होती हैं तो वो क्या करेंगे? क्या 2 बच्चियों पर वो किफायत करना चाहेंगे? जो लोग अहले सियासत इस पर सियासत करते हैं वो खुद ये जवाब दें कि अगर शुरुआत में उनको 2 बच्चियां पैदा हो जाएं तो क्या वो तीसरे की उम्मीद नहीं लगाएंगे कि नहीं, हमें एक जो है मेल भी पैदा होना चाहिए? तो ऐसी शक्ल में फिर कानून बना करके लेकिन ये बड़ा अजीब मसला है। देखिए, यहाँ पर नाम लेना जो है वो हालांकि ठीक नहीं है, लेकिन जब कोई बात है तो उसको कह देना चाहिए। योगी हैं, चाहे साक्षी महाराज हो, साध्वी हैं, और आरएसएस के कई लीडर्स की तरफ से ये बात आई है कि आबादी बढ़ाइए, आबादी बढ़ाइए, आबादी बढ़ाइए। गिरिराज सिंह अभी कह रहे हैं कि आबादी घटाइए, लेकिन उससे पहले कई ऐसे बयान आ चुके हैं जहाँ पर कुछ लोगों की तरफ से ऐसे बयान आए थे कि वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि कैसे हिंदू भी अब 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। साध्वी भी उसमें शामिल हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी। तो बहरहाल ये मसला जो है वो अजीब किस्म का है और इसके ऊपर सियासत जो है वो लगातार होती रहेगी। सलीम इंजीनियर साहब, आपको क्या लगता है, कैसे वोट बैंक की खातिर कुछ लोग इस मुद्दे को वो इस्तेमाल करते हैं? भले ही जो है वो इंतखाबात तो लगातार होते रहते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि इसका सियासी इस्तेमाल भी इसका लगातार किया जाता रहा है। लेकिन मसले का हल है क्या? हिंदुत्व के नाम पर जी, भारत के करोड़ों हिंदुओं की नुमाइंदगी करने का जो झूठा दावा कर रहे हैं, वो उसमें मैं समझता हूँ हमारे देश की जनता को नहीं आना चाहिए। वो ये कहते हैं कि हिंदू आबादी बढ़ाएं, और दलील ये देते हैं कि हिंदू आबादी इसलिए बढ़ाएं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। दोनों बातें जो है वो गलत है। हमारे जो राजनेता हैं और जो सरकार में जिनको हम चुनकर भेजते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स को भी और हमारे नेचुरल रिसोर्स को भी, दोनों की प्लानिंग इस तरह से करें कि वो एक अच्छा हिंदुस्तान बना सके। आज भी हमारे पास खाली और बंजर ज़मीन इतनी है, खाली इतनी चीज़ें हैं कि हम पूरी दुनिया को, मैं आपको बता सकता हूँ, पूरी दुनिया को हम अनाज खिला सकते हैं, पूरी दुनिया को हम फल खिला सकते हैं, इतनी हमारे पास चीज़ें, और पूरी दुनिया को हम बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। सारी दुनिया को हम जो है अच्छे नौजवान जो है वो दे सकते हैं। एक और बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ये इस साजिश से भी और चाल से भी हमें, हमारे भारतवासियों को और भारत की सरकारों को बाखबर रहना चाहिए कि ये जो ठंडे देशों के जो लोग हैं
और यूरोप और अमेरिका जो पूरी दुनिया को जो है अपनी इंपेरियलिज्म में जकड़ना चाहते हैं, उनको भी ये डर पैदा हो रहा है कि हमारी आबादी तो बढ़ नहीं रही है और हमारे पास तो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये जिन लोगों की आबादी बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे लिए बाद में कोई खतरा पैदा हो जाए। केशव मुरारी दास जी, ये जो मसला है जाहिर तौर पर वो पॉलिटिकल बना दिया गया है या सियासी बना दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जैसे पहले भी बात हुई कि गरीबी जो है वो उससे जुड़ा हुआ सीधे तौर पर मसला भी है ये कि कहीं ना कहीं गरीबी अगर कहीं है, अगर कहीं तालीम की कमी है, कहीं बेरोज़गारी है और कहीं जागरूकता की कमी है, तो वहाँ पर बच्चे किसी भी कम्युनिटी का हो वहाँ पर बच्चे में देखा ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। असल में कौन कौन से वो पॉइंट हो सकते हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है अभी? एजुकेशन जो है ये सारी बीमारियों का जो है सॉल्यूशन है। और वो मैंने पहले भी बताया, एजुकेशन का मतलब केवल मटेरियल एजुकेशन नहीं है, मटेरियल एजुकेशन के साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन भी है। जी हाँ, क्योंकि स्पिरिचुअल एजुकेशन होगी तो एक व्यक्ति मटेरियली भी काफ़ी एडवांस होगा हर चीज़ों में। इसके साथ साथ आप अगर कितनी तरह की बातें कर लें, कोई लीडर कुछ भी बोल दे, लेकिन हम देखते हैं हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, उसके पास फ्री विल है, उसने करना वही है जो करना चाहता है। हो जो सकता ठान है, लिया है उसने। हाँ, जो हो सकता है उसने, देखिए जब कभी किसी व्यक्ति ने 10 बच्चे पैदा कर लिए, उसमें से 2-4 पढ़े, 2-4 खेलते रहे, बाद में नहीं पढ़ पाए, बड़े होने पर वो सब देखते हैं अपने पिता की तरफ कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने हमें क्यों नहीं समझाया, 2 को तो अच्छा पढ़ा दिया, 5 को ढंग से नहीं पढ़ाया। फिर उसके दिल में आता है कि मैं खुद मेहनत करूं और मैं ये चीज़ अपने बच्चों को ना देखने दूं। अच्छा, ये चीज़ हम देख भी रहे हैं। अगर हम मुस्लिम समाज की ही बात कर लें कि अगर पहले जो है वो ज़्यादा बच्चे पैदा होते थे, तो जो फैमिलीज आज पढ़ लिख ली हैं, जो थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, जिन्होंने पैसे कमा लिए हैं, जो अवेयर हो गए, वहाँ पर जो है वो बिना कहे ही, बिना कानून के ही 2 चाइल्ड पॉलिसी है। मतलब 2 ही बच्चे मोटे तौर पर सबके जो है सब घरों में देखे जाते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि फैमिली जो है वो कितना मुश्किल हो गया है, बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना कितना मुश्किल हो गया है, घर को चलाना कितना मुश्किल हो गया है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। बिल्कुल, देखिए कहने का मतलब ये है कि चाहे हम लोग मटेरियल एडवांस हो जाएं, जी, अच्छा धन आ जाए, कंफर्ट्स भी आ जाए, लेकिन मैंने फिर वही बोला कि धीरे धीरे जिस तरह का हमारा ये एडवांसमेंट का सिस्टम चल रहा है, आने वाले दिनों में पूरा का पूरा संसार जो है भोग की दृष्टि से इस संसार को भोगना चाह रहा है। और इसकी कहीं, जैसे प्रभु जी ने बोला कि किसी भी जगह इसका वो अंत नहीं है, किसी की भी ग्रीड का। तो सबसे पहले मैंने जो बताया, जब एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पर स्पिरिचुअल एजुकेशन का क्या बेनिफिट है, व्यक्ति सबसे ज्यादा उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज आ जाती हैं, उसके अंदर से ग्रीड खत्म हो जाती है, उसके अंदर से एंगर खत्म हो जाता है, उसके अंदर से फियर खत्म हो जाता है। जब ये सब चीजें नहीं रहती तो वो खुदा पर, वो कृष्ण पर, भगवान पर पूरी तरह से सरेंडर रहता है। उसको फिर इस तरह की स्टेटमेंट कि कल को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन सब की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। बिल्कुल ठीक। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग ये सबसे पहले जाने कि संतान उत्पन्न किस लिए करने चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि हर व्यक्ति को चाहिए उस पर्पस को समझे, और फिर जब संतान उत्पन्न करे तो उसके पीछे उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसको स्पिरिचुअल और मटेरियल एजुकेशन देकर सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा काम करे और आध्यात्मिकता के लिए भी अच्छा। चलिए, आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर ये मसला जो है वो सामाजिक है, सियासत इस मसले पर कतई नहीं होनी चाहिए। और अगर इस मसले से कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस मुल्क के लिए, पहली बात तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है बढ़ती हुई आबादी से, तो हुकूमत को सबके साथ मिल बैठ करके बात करनी चाहिए। और लोगों को जो है, एक मजहब के लोगों को दूसरे मजहब के लोगों से डराने का जो मसला है या जो धंधा ये शुरू हो गया है, इसके ऊपर हर कीमत पर पाबंदी लगनी चाहिए। आपने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।